डियर फ्रेंड, आज हम लोग एक बार फिर मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम एक नए सब्जेक्ट के लिए मुलाकात कर रहे हैं जो कि आप देखेंगे कि बहुत से एग्जाम में नेसेसरी है और इट इज द पार्ट ऑफ जीएस। यानी ये जीएस का बहुत ही मेन पार्टों में आता है जिसके बिना जीएस कंप्लीट ही नहीं हो सकती, और वो है ज्योग्राफी। यानी आज हम लोग भूगोल को शुरुआत करने जा रहे हैं। अब भूगोल को देखिए, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ टीचर्स उस भूगोल को पढ़ाते हैं अपने अपने तरीके से, कुछ लोग मैपिंग के थ्रू पढ़ाते हैं, कुछ लोग कहता है कि डायग्राम्स से पढ़ाते हैं, कुछ लोग जो है उसको जो है थ्योरी के फॉर्म में पढ़ाते हैं। लेकिन हम किस तरह पढ़ने वाले, ये इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, जो मेरा पढ़ाने का पैटर्न है, हम उसको कैटेगराइज करके पढ़ाते हैं। कैटेगराइज कैसे करेंगे, मतलब हमारा कैटेगराइजेशन होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड। यानी हम ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट भी है, आप आईएएस लेवल पे जा सकते हैं, पीसीएस लेवल पे जा सकते हैं और वनडे लेवल पे भी जा सकते हैं। तो हमने अपने सिलेबस के हिसाब से कैटेगराइज किया है कि यदि हमारे नोट्स को या हमारे क्लास के इस वीडियो को देखता है कोई स्टूडेंट, तो वो एटलीस्ट वनडे के सारे एग्जाम्स तैयार कर ले, जिसमें आपका यूपीएसआई है, एसएससी है या यूपीट्रिपलएससी है या अदर वनडे एग्जाम्स जितने भी आ रहे हैं, उसमें कम से कम ज्योग्राफी का एक बेसिक स्ट्रक्चर का कवर हो जाए कि जिससे आप पढ़े तो उससे क्वेश्चंस आए भी और हमें कम टाइम में रिवाइज हो जाए। तो हम उस हिसाब से ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और उसी हिसाब से हम ज्योग्राफी को 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है, तो ज्योग्राफी में पहली चीज शुरू करने से पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहूंगा कि ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी क्या है। मतलब ओरिजिन जो शुरुआत हुई है ज्योग्राफी की, तो वो ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी जो हुई है वो देखा जाए, एक वर्ड है ग्रीक वर्ड, उसका नाम है जियोग्राफिया। ग्राफिया उससे हुआ है। और जियोग्राफिया का मतलब जो होता है ग्रीक वर्ड में, इस वर्ड को आप जब देखेंगे तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। यानी हम जब भी पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, वो सारे के सारा हमारा क्या कहलाएगा, भूगोल। यानी वो सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की प्रॉपर्टीज यानी उसके गुणों के बारे में समझ रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, वो सब्जेक्ट आएगा हमारा ज्योग्राफी के अंतर्गत। देखिए, इसको यदि एक लाइन में पढ़ा जाए तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या होगी, पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। सीधा एक लाइन का वर्ड, वो अध्ययन को भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। तो देखिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी जैसे कहा जाता है, यानी जनक कौन है इसके, और जनक जो है हिकेटियस है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन आप ये देखते हैं एक विषय के रूप में, यानी जब ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में जब कहा जाता है कि एज ए कंसीडर करना चालू किया गया, तो उसके लिए आप देखते हैं इरेटोस्थनीज के द्वारा भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। देखिए, ये होता है, ये हमारा ज्योग्राफी होता है। अब समझ में आता है। देखिए, हमारा वनडे का सिलेबस है और उसके हिसाब से चलना है। तो आप कभी भी ज्योग्राफी की बहुत सी बुक्स खोलते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक आती है, एनसीईआरटी के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा और भी कई पब्लिकेशंस हैं, परीक्षावाड़ी आती है अलग से ज्योग्राफी के लिए, वो पढ़ सकते हैं। तो यदि वनडे के लिए पढ़नी है, मैं पीसीएस या आईएएस लेवल पे बहुत नहीं जा रहा हूँ, बेसिक लेवल आपको यदि कवर कर लेना है, एग्जाम वनडे के सारे निकल जाए, उतने के लिए ज्योग्राफी यदि आपको पढ़नी है तो बहुत सिलेक्टिव बुक्स पढ़नी चाहिए, नेसेसरी बुक्स नहीं पढ़नी है। दूसरी चीज, हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहली बात, जब हम पढ़ेंगे कैसे, तो हमको देखिए, हमें एक स्टूडेंट को यदि ज्योग्राफी की जो कभी भी उसने शुरुआत नहीं की है और उसे पढ़ना है, तो 2 जगह की ज्योग्राफी पढ़नी है। एक तो पढ़नी है उसे वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरी पढ़नी है इंडिया, यानी हमारा प्यारा देश भारत के बारे में पढ़ना है। भारत के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम संसार के बारे में पढ़ेंगे। 2 कैटेगरी होगी, मेनली स्टडी करने की हमारी कैटेगरी बनेगी,
वो होगी 2। हम इन 2 कैटेगरी के बेसिस पे हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं। यदि हम इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए, भारत को जब पढ़ा जाएगा तो भारत को हम ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। और वो 3 कैटेगरी हमारी क्या होंगी, एक बात समझिएगा। एक कैटेगरी होगी राजनैतिक आधार, भौगोलिक आधार, और तीसरा होगा आर्थिक आधार। हम इन 3 बेसिस पे इंडिया की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। अब हम जब पढ़ते हैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी को, यानी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने जाएंगे तो इसकी स्टडी को, यानी संसार को हम जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए, इसकी स्टडी को किया कैसे जाता है ये समझिएगा। इसको भी हम 3 कैटेगरी में करेंगे। 3 कैटेगराइजेशन होगा। हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के फॉर्म में, खगोल शास्त्र के रूप में, और तीसरा हम पढ़ेंगे जलमंडल के रूप में, यानी जलमंडल। यानी हम 3 कैटेगराइजेशन पे इस टाइप की ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी को हम इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, खगोल शास्त्र को जो बोला जाता है वो बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी बोल देते हैं। जलमंडल को आप बोल देते हैं क्या, हाइड्रोस्फीयर बोल देते हैं। और जब आप बात करेंगे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप की बात करेंगे तो हम कहेंगे कॉन्टिनेंट की बात की जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा पूरा कैटेगराइजेशन हमने किया कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं, समझिएगा। हम भारत को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरी में, राजनीतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक आधार पे। जब वर्ल्ड को पढ़ने आएंगे तो उसको भी 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, महाद्वीपीय, खगोल शास्त्र एवं जलमंडल के आधार पर पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है। अब देखिए, क्योंकि वनडे की जो ज्योग्राफी होती है वो एकदम स्टैटिक्स ज्योग्राफी होती है, यानी पॉइंट लाइनर फॉर्म में होती है, और उसी फॉर्म में हमको याद भी करनी है, उसी फॉर्म में हमको ऐसा पढ़ना है कि हमारी चीजें याद हो जाएं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहली बात करते हैं कि वर्ल्ड में भी 2 सबसे छोटे देशों की बात की जाए तो सबसे छोटे देश कौन से होंगे, कोई बता पाएगा? देखिए, 2 छोटे देश जो होते हैं उनमें एक पहला छोटा देश जो है वो आपने बहुत बार सुना होगा, वेटिकन सिटी के बारे में सुना होगा, वेटिकन सिटी होगी। और दूसरा छोटा देश जो है वो होगा नौरू के बाद में। वेटिकन सिटी आपको पता है ये बहुत ही फेमस है, विश्व का सबसे छोटा देश है। 4400 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 44 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ इसका क्षेत्रफल है, समझ लीजिए। यानी वेटिकन सिटी जो होगा 44 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल होगा। और ये इटली की राजधानी रोम में है। कहां पे है ये भी समझ लीजिए। वेटिकन सिटी जो पड़ता है ये इटली की राजधानी रोम में है, पहली बात। ये सारे फैक्चुअल डेटा हम बात करने जा रहे हैं और इसी बेसिस पे हमारी चीजें चलेंगी। अब एक बात सोचिए, रोम में जो वेटिकन सिटी है ये क्यों जाना जाता है, क्यों इतना फेमस है? देखिए, बात समझिएगा। रोम एक पवित्र शहर माना जाता है, और पवित्र शहर है तो आप जानते हैं किस लिए। आप वेटिकन सिटी में ही ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु रहते हैं, जिनको आप पोप बोलते हो, ठीक है। अभी आपने लास्ट ईयर देखा कि पोप का चयन हुआ था, पुराने पोप हमारे खत्म हो गए थे। अब देखिए, वेटिकन सिटी के अंदर है क्या, जिसमें पोप रहते हैं, जहां वहां पे एक चर्च है। उस चर्च बहुत फेमस चर्च है, उस चर्च का नाम जो है वो सिस्टर चैपल कहा जाता है। सिस्टीन चैपल इसको कहा जाता है, सिस्टीन चैपल के नाम से ये जाना जाता है। और आप ये देखेंगे कि पोप जो है यहीं रहते हैं, वेटिकन सिटी के आसपास, ठीक है। तो पहली चीज तो देखिए, हम जिस हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसी हिसाब से हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यहीं से एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाता है कि ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है कि जैन धर्म के मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को क्या कहा जाता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने कहा कि आपने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, तो क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि भाई वेटिकन सिटी जो है, आपका जो सिस्टीन चैपल है, एक बहुत ही चर्च है, और उस चर्च के हिसाब से बहुत ही फेमस चर्च है, वो आपका कहां पड़ता है, वेटिकन सिटी में पड़ेगा। वेटिकन सिटी कहां पड़ेगी, इटली की राजधानी रोम में पड़ेगी। अब एक बात कहा जा रहा है कि जैन धर्म के मंदिरों को क्या कहते हैं और बौद्ध धर्म के मंदिर को क्या कहते हैं। देखिए, जैन धर्म के जो मंदिर होते हैं, यहीं से जैन धर्म के मंदिर जो होते हैं, यहीं से आप देखिए
क्योंकि हम जब क्रिश्चियनिटी पे आए तो जैन धर्म पे भी जा रहे हैं, उनको बोलते हैं बदिस, बदिस बोलते हैं। बौद्ध धर्म के मंदिरों को बोला जाएगा बौद्ध धर्म के मंदिर जो होंगे उनको बोला जाता है चैत्य। ठीक है, ये सारे डेटा होंगे जो आपको आना चाहिए। इनको बदिस बोला जाता है और दूसरे को चैत्य बोला जाता है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अब देखिए हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, धीरे धीरे हमने देखा कि हम इंडियन ज्योग्राफी को 3 पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक आधार पे। फिर हमने देखा संसार को हम पढ़ रहे हैं, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को जो पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंट के रूप में, जलमंडल के रूप में और खगोलिक के रूप में, यानी महाद्वीप, खगोल शास्त्र और जलमंडल के रूप में। फिर हमने देखा वेटिकन सिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वेटिकन सिटी को पढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हैं। देखिए, मैं ज्योग्राफी को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बड़ा अलग तरीका से रहा है मेरा, तो हम एक अच्छे तरीके से भी पढ़ेंगे और वो यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, सपोज करिए, थोड़ा सा आज पहली बात है कि हम डायरेक्शन सेंस को भी समझें कि देखिए ये क्या होता है हमारा। जब हम बात करेंगे डायरेक्शन को पहचानने की, तो इधर हमारा होगा हमेशा नॉर्थ, इधर होगा साउथ, यानी उत्तर इस डायरेक्शन में हो जाएगा जिसको हम नॉर्थ कहेंगे, दक्षिण हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा जिसको हम साउथ कहेंगे। ये हमारा नॉर्थ हो गया। इधर हमारा ईस्ट होगा यानी पूरब हो जाएगा जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा डब्ल्यू यानी वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट मतलब पश्चिम की बात कर रहे हैं। अब एक बात समझिए, पृथ्वी के डायग्राम को समझना है तो कैसे समझा जा सकता है? बड़ा अच्छा तरीका मैं आपको दिखाता हूं। पृथ्वी क्या ऐसी है, तो यानी इधर का हिस्सा नॉर्थ है और इधर का हिस्सा साउथ है। इधर हमारा क्या है, इस साइड में आप देख रहे हैं वेस्ट है और इस साइड में हमारा ईस्ट है। तो आप एक बात समझो, इधर हमारा क्या, ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे तो यही साइड में हमारा उत्तरी ध्रुव होगा और नीचे के साइड में हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा। और जब ऊपर के साइड में हमारा उत्तरी ध्रुव होगा यानी नॉर्थ पोल होगा, जिसे उत्तरी ध्रुव आप कहते हैं और इंग्लिश में नॉर्थ पोल बोलते हैं। यहां पे नॉर्थ पोल होगा, यहां पे क्या होगा, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव होगा। अब बड़ा एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की है और दक्षिणी ध्रुव की किसने की है। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव की जो खोज की गई है वो रॉबर्ट पियरी के द्वारा की गई है। ये एम्स्टन के द्वारा की गई है, एम्स्टन के द्वारा। ठीक है, यानी एम्स, ये न नहीं है, म है, ये ध्यान रखिएगा। एम्स्टन के द्वारा हमारी दक्षिणी ध्रुव की गई। दूसरी चीज देखिए, पृथ्वी को पढ़ने का बड़ा मजा आता तब है जब हम इसको डायग्राम से समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एक बात सोचिए कि इधर के हिस्से को यदि हम देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और कर्क रेखा यानी कैंसर से क्या होता है, आदमी ऊपर चला जाता है, तो ऊपर कौन होगा, कर्क रेखा। ठीक है, कैंसर यानी कर्क रेखा। और नीचे देखिए ये क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो एक बात समझिए, और ये बीच की लाइन जाती है इसको इक्वेटर बोलते हैं, मध्य रेखा। कैप्री हम लोग कहां पहनते हैं, देखते हैं, कमर के नीचे पहनते हैं। तो ये कमर मान लीजिए, इसके नीचे कैप्री, और यानी कैप्री यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर की रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कैंसर से आदमी कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो कहां हो गया, कर्क यानी ऊपर की तरफ जो रेखा जा रही है तो वो कर्क रेखा, नीचे की तरफ जा रही है वो कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। बात समझ आ रही है? हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 चीजों को बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम पढ़ कैसे रहे और कैसे हमारी चीजें मेमोराइजिंग हो जाएंगी। तो हमें ये चीजें बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो
एक तो ये हुआ। फिर सबसे बड़ी बात है कि पूरी पृथ्वी में हम बात करते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे। अब कॉन्टिनेंट हैं तो कॉन्टिनेंट में कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, किधर है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए, आज हमने कहा था कि यदि हम पूरे वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड में हम पहले कॉन्टिनेंट महाद्वीप को देखते हैं। यानी महाद्वीप जो है टोटल कितने हैं, कॉन्टिनेंट की बात करें वो है 7। और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं देखेंगे। पहले एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, फिर आपका क्या आएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आपका एक कॉन्टिनेंट हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा अंटार्कटिका। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में AUS होता है भाई, इंग्लिश थोड़ी सी गलत लिख दी है तो इसको सही कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी देख रहे हैं आप टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो रहे हैं हमारे। 1 कॉन्टिनेंट, 2 कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट, 4 कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट, 6 कॉन्टिनेंट एंड 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यानी आप देखिए हमारे 7 देश जो हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं, यानी हमारे पास टोटल 7 महाद्वीप हैं। अब इसके बाद एक चीज बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास महासागर कितने हैं। ये बड़ा अच्छा वनडे क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो एक बात जो मैंने पहले महासागर पे पहुंचने से पहले एक बात समझिए, जो ये मैंने कॉन्टिनेंट लिखा है ये क्षेत्रफल के आधार पे घटते हुए क्रम में लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने एट रैंडम रख दिया है। सबसे ऊंचा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यानी ये इनके घटते हुए क्रम में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए महासागरों की बात करते हैं तो महासागर टोटल कितने हैं देखा जाए तो 4 बहुत बड़े महासागर हैं। और पहला महासागर होगा कौन सा, प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर होगा आपका, आप जानते हैं कौन सा दूसरा महासागर है, हिंद महासागर का नाम सुना है कि नहीं सुना है, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तीसरा कौन सा आएगा, आर्कटिक की अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और चौथा जो होगा आर्कटिक महासागर। तो एक बात आप देख रहे हैं, ये महासागरों का जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ये बढ़ते हुए नहीं, ये भी क्या किस ऑर्डर में है, नीचे से आएंगे ऊपर तो बढ़ते हुए क्रम में है और ऊपर से आएंगे नीचे तो घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो यानी इस तरीके से हमने महासागरों को देखा। अब कई बार आता है कि एक बड़ा स्टैटिक सा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत छोटे छोटे, कि आपका क्या आता है कि रिलीजन बेस पे कि कौन से विश्व के 3 सबसे बड़े रिलीजन कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले रिलीजन्स में देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी है, फिर उसके बाद इस्लाम है, फिर बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, ये 3-4 रिलीजन मेन आते हैं। ठीक है, और इनको हमें देखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे विश्व के 10 सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन कौन से हैं। देखिए स्टैटिक जीएस में क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप, दूसरे पे अफ्रीकन महाद्वीप, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। आपसे महासागरों के बारे में पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से कि कौन से महासागर सबसे ऊपर होंगे, तो पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अंटार्कटिका महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। अब कई बार पूछ लेता है कि
10 सबसे बड़ी कंट्री क्षेत्रफल की दृष्टि से कंट्री कौन सी है सबसे बड़ी? तो आप एक बात सोचिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 देशों का हम नाम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से एरिया सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहला तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर कौन होगा जिसका क्षेत्रफल सबसे ऊपर है। सबसे बड़ा आपको पता है रूस है, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा है, फिर तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। चौथे नंबर पे कौन आएगा? आपका आएगा चाइना, चीन आ जाएगा। पांचवें नंबर पे ब्राजील आ जाएगा। छठे नंबर पे आपका कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और सातवें नंबर पे आपका कौन सा आएगा? भारत आएगा। आठवें नंबर पे आपका कौन सा देश आ जाएगा? अर्जेंटीना आ जाएगा। अर्जेंटीना। 9वें नंबर पे कौन सा देश आएगा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आ जाएगा। और 10वें नंबर पे जो आएगा वो आएगा अल्जीरिया। ये सारे देश जो है ऊपर से नीचे की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, घटते हुए क्रम में, और नीचे से ऊपर की जाएंगे तो आप बढ़ते हुए, यानी सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन होगा? रसिया होगा। दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे आपका अमेरिका है, चौथे नंबर पे आपका चाइना है, पांचवें पे ब्राजील है, छठे पे आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, सातवें पे अपना प्यारा देश भारत है, आठवें पे अर्जेंटीना है, 9वें पे कजाकिस्तान है और 10वें पे अल्जीरिया है। ठीक है, तो यानी इस तरीके से आप देखते हैं कि हमारा ये 3 सेक्टर हमारा कवर हो रहा है कि हम क्या क्या चीजें, हमारे कौन सी कंट्रियां हैं, हमारे कॉन्टिनेंट कौन कौन से बड़े, द्वीप कितने, मतलब कितने महासागर हैं। हमने नक्शे के माध्यम से समझा कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। तो एक बात समझिए, आइए चलिए यहीं से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सा ये जो इनकी स्थिति कहाँ कहाँ जा रही है। बात समझिएगा, देखिए रसिया तो आपको पूरा पता ही है कि रसिया कहीं इधर साइड में है आपका, ठीक है, यानी ये इधर का हिस्सा हो जाएगा। कनाडा जो है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आप देखेंगे इस साइड में यूं करके है और इसके नीचे जो है आपका इधर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कनाडा, इधर यूएसए है। ठीक है, फिर देखेंगे चाइना, जाहिर सी बात है भारत से थोड़ा ऊपर है इस साइड में, रसिया से सटा हुआ हिस्सा। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया आप जान ही रहे हैं बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट है, वो यहाँ बना हुआ है नीचे साइड में। ठीक है, फिर भारत आप देख ही रहे हैं, चाइना के बगल नीचे जो है भारत है। ठीक है, अर्जेंटीना कहाँ है? अर्जेंटीना आप देखेंगे इस जगह पे साउथ में पड़ जाएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका का पार्ट में आ जाएगा। कजाकिस्तान कहाँ होगा? अफगानिस्तान और रसिया के इधर के हिस्से में देखेंगे तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कजाकिस्तान नजर आएगा। अल्जीरिया भी उसी के थोड़ा सा इधर साइड में बढ़ेंगे तो इस साइड में आपको अल्जीरिया नजर आ जाएगा। तो आप देखेंगे सारे के सारे 10 देश आपको कहाँ पड़ जा रहे हैं? ग्लोब के इस हिस्से में। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, हम लोग शुरुआत जो करने वाले हैं ज्योग्राफी में, जो अगला लेक्चर होगा वो होगा भारत का भूगोल। यानी पहले हम लोग भारत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक है, और फिर भारत के भूगोल में हम कल से जो लेक्चर लेने वाले हैं उसमें स्टैटिक ज्योग्राफी होगी, यानी सिर्फ आप उतना डेटा भी पढ़ के चले जाएं तो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि वो पॉइंट फॉर्म में होगा। ल्यूसेंट आपको जितना है वो ज्यादातर ल्यूसेंट के पूरे पोर्शन हमारे लेक्चर में आ चुके होंगे और उनके माध्यम से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। यदि वीडियो आपको अधिक से अधिक पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों और आपसे अधिक जुड़ सकें, और आपका सहयोग ही हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।